जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अचानक तेहरान के आसमान में फाइटर जेट की गरज, लोगों में मची खलबली। आखिर ईरानी एयरफोर्स ने क्यों दोहराया मिग 29 फाइटर जेट, बताएंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे रूस कभी यूरोप पर नहीं करेगा हमला, कागज पर लिखकर देने को तैयार, पुतिन का बड़ा ऐलान। यूरोपीय नेताओं को बताया हथियार कंपनियों के तलवे चाटने वाला। और साथ में आपको बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप पहले विदेशी दौरे पर पहुंचे तुर्की, एर्दोगान ने उठाया फिलिस्तीन का मुद्दा। इनके अलावा आपको बताएंगे रूस से खतरे की आशंका में फ्रांस ने सेना को लेकर उठाया ये कदम, कर दिया बड़ा बदलाव। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तेहरान में बुधवार सुबह लोगों ने आसमान में अचानक तेज आवाज सुनी तो सबको पहले लगा कि कोई धमाका हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि यह ईरान एयरफोर्स का मिग 29 लड़ाकू विमान था जो रूटीन मिशन पर उड़ान भर रहा था। ईरान की एयरफोर्स ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि यह उड़ान किसी इमरजेंसी या किसी खतरे की वजह से नहीं थी, बल्कि एयरफोर्स की रोज की जिम्मेदारियों का हिस्सा थी। इस मिशन में आसमान से निगरानी करना, देश के एयर स्पेस की हिफाजत करना और दुश्मन की किसी भी हरकत पर नजर रखना शामिल होता है। बाद में ईरान एयरफोर्स ने आधिकारिक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि मिग 29 के साथ साथ दूसरे फाइटर जेट भी इसी तरह की नियमित उड़ानें भरते रहते हैं और ये सब ईरान के हवाई सुरक्षा सिस्टम को मजबूत रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मिग 29 रूस का बना तेज और ताकतवर लड़ाकू जेट है जो ऊंचाई पकड़ने, दुश्मन को पकड़ने और मिसाइल से हमला करने में बेहद माहिर है। ईरान को ये जेट 1990 के दशक में मिल गए थे, लेकिन कई साल ये ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाए क्योंकि इनके पार्ट्स और रखरखाव में दिक्कत थी। पिछले कुछ सालों में ईरान ने इन्हें पूरा रिपेयर करके अपग्रेड किया और फिर से मिशन के काबिल बनाया। इसलिए तेहरान के ऊपर मिग 29 का उड़ना दिखाता है कि ईरान अब इन जेट्स को भरोसे के साथ इस्तेमाल कर रहा है और अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वैसे ईरान पिछले कुछ समय से अपनी एयरफोर्स की ताकत काफी बढ़ा रहा है। पहले ईरान के पास ज्यादातर पुराने अमेरिकी जेट थे, इसी वजह से ईरान रूस की तरफ झुका और उसने मिग 29 के साथ साथ सुखोई SU-24 जैसे जेट भी लिए। अब ईरान SU-35 लेने की तैयारी में भी है और अगर ये जेट ईरान को मिल जाता है तो ईरान की हवाई ताकत मिडिल ईस्ट में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ईरान अपने खुद के लड़ाकू जेट भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कौसर और अजरक्ष। हालांकि ये अभी दुनिया के मुकाबले इतने एडवांस नहीं है, लेकिन ये दिखाते हैं कि ईरान खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा ईरान सिर्फ फाइटर जेट्स पर ही नहीं बल्कि मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बहुत जोर दे रहा है। ईरान के पास अब लंबी दूरी की मिसाइलें, आधुनिक ड्रोन और बावर 373 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसके एयर स्पेस को और भी सुरक्षित बनाते हैं। मतलब साफ है, ईरान अपनी हवाई क्षमता को हर तरह से मजबूत कर रहा है। तेहरान के ऊपर इस उड़ान का मतलब सीधा यही है कि ईरान अपने फाइटर जेट्स को एक्टिव रख रहा है। ये उड़ान भले ही रूटीन कही जा रही है, लेकिन असल में ये ईरान की बढ़ती हवाई ताकत और उसकी तैयारियों का साफ सबूत है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप चाहे तो वो उन्हें लिखित आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने यूरोप पर रूसी हमले की आशंका को पूरी तरह बकवास बताया है। पुतिन ने कहा कि यूरोपीय नेता सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों के तलवे चाट रहे हैं, वो अपनी जनता के लिए एक झूठा वहम पैदा करना चाहते हैं। दरअसल इससे पहले मंगलवार को जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने आरोप लगाया था कि रूस अगले 4 साल में किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। वेडफुल ने बताया था कि जर्मन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस 2029 तक नाटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए नई शांति योजना पर चर्चा चल रही है। पुतिन गुरुवार को किर्गिस्तान के बिश्केक में CSTO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन जंग और यूरोप पर बयान दिया। पुतिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी हिस्सों डोनबास और लुहानस्क से यूक्रेन की सेना को पीछे हटना होगा। इस समय रूस का यूक्रेन के
19% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है। पुतिन के मुताबिक युद्ध रोकने के लिए यूक्रेनी सेना को पीछे हटना होगा। पुतिन ने साफ कहा कि रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लड़ाई जारी रखने का विकल्प भी खुला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे नहीं हटते तो हम ये लक्ष्य सैन्य कार्रवाई से पूरा करेंगे। बता दें कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन जंग रोकने के लिए 28 पॉइंट का प्लान तैयार किया है। इसके मुताबिक यूक्रेन को अपना लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। इसमें पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका शामिल है। यूक्रेन मात्र 6 लाख जवानों वाली सेना ही रख सकेगा। नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी। नाटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं रहेंगी। प्लान में कहा गया है कि रूस द्वारा शांति प्रस्ताव को मानने पर उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। साथ ही यूरोप में जब्त की गई लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी डी फ्रीज होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पोप लियो 14 जो इस साल मई में नए पोप बने और इतिहास के पहले अमेरिकी पोप है, अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्की पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि दुनिया में अभी बहुत तनाव है, लड़ाइयां हैं और ऐसे समय में तुर्की को लोगों के बीच शांति और समझ बढ़ाने वाला देश बनना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुर्की में सिर्फ एक ही रंग या एक ही सोच हावी हो जाती है तो देश की जो असली खूबसूरती है, यानी अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृतियों का मिलना, वो कमजोर हो सकती है। ये बातें उन्होंने अंकारा के राष्ट्रपति परिसर में अधिकारियों, समाज के लोगों और विदेशी मेहमानों के सामने कही। पोप ने कहा कि तुर्की की खासियत यह है कि वो भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पर पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल की तरह है और यहाँ कई सभ्यताएं मिलती है। उन्होंने कहा कि समाज तभी अच्छा चलता है जब उसमें हर तरह के लोग हों और सबकी इज्जत की जाए, चाहे महिलाएं हो, विदेशी हो या गरीब लोग। इस यात्रा में पोप के साथ 80 से ज्यादा पत्रकार आए हैं, जो दिखाता है कि उनकी पहली विदेश यात्रा को लेकर दुनिया में काफी दिलचस्पी है। राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और पोप लियो 14 के बीच मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों देशों की बड़ी टीमों ने भी बैठक की। इस दौरान एर्दोगान ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर पोप के स्टैंड की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के लिए इंसाफ जरूरी है और इसका हल 1967 की सीमाओं पर आधारित 2 राष्ट्र समाधान ही है। एर्दोगान ने यह भी कहा कि यरूशलेम की ऐतिहासिक स्थिति को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर भी पोप की शांति की अपील अहम है। तुर्की पहुंचने के बाद पोप ने सबसे पहले आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मकबरे पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उनकी ये यात्रा रविवार तक चलेगी, जिसमें वो तुर्की की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर अपनी राय भी रखेंगे। इस यात्रा के साथ पोप लियो तुर्की आने वाले 5वें पोप बन गए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस से खतरे की आशंका को देखते हुए फ्रांस ने लिमिटेड फॉर्म मिलिट्री सर्विस फिर से शुरू करने का फैसला किया है। फ्रांस ने लगभग 2.5 दशक पहले सेना में सेवा को बाध्यकारी बनाने वाले कॉन्स्क्रिप्शन को खत्म कर दिया था, लेकिन अब अगले साल की गर्मियों से चरणबद्ध तरीके से फ्रांसीसी सरकार एक नई नेशनल सर्विस लाने जा रही है। इस नई योजना के तहत युवाओं, मुख्य रूप से 18 से 19 साल के लड़के और लड़कियों को 10 महीने सेना में गुजारने होंगे। इसके लिए उन्हें कम से कम $700 यानी 62,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के ग्रेनोबल के पास एक सैन्य अड्डे पर इस योजना की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने कहा, खतरे से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उसके लिए तैयार रहें। अगले साल के लिए यह संख्या 3000 तक सीमित रखी गई, लेकिन 2035 तक इसे बढ़ाकर 50,000 करने का उद्देश्य है। मौजूदा वक्त में फ्रांस की सेना में लगभग 2 लाख सैनिक है और 47,000 रिजर्विस्ट है। फ्रांस का यह फैसला अन्य यूरोपीय देशों के रूस की आक्रामकता के मद्देनजर इसी तरह के कदम उठाने के बाद आया है। इससे पहले बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने वॉलंटियरी मिलिट्री सर्विस शुरू की थी। जर्मनी भी इस तरह की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है सच्चाई का साथ देने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।